हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको अभी तक 100% फ्री एजुकेशन देता रहा है और आगे भी देता रहेगा, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि सभी को बराबर हक है शिक्षा प्राप्त करने का। तो इसमें किसी तरह की बाधा नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए हम आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आते हैं। जहाँ तक आपको ये फ्री एजुकेशन तो हमारा चैनल दे ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अब आपकी पढ़ाई को और भी आसान बनाने के लिए हम लेकर आए हैं बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही है। बुक्स तो हम बहुत सारी परचेज कर लेते हैं, लेकिन तब भी हमारे लिए पढ़ना थोड़ा टफ रहता है। अब इस जो सिचुएशन होती है ना कि हम कैसे पढ़ें, क्या करें, तो इसको भी हमने थोड़ा आपके लिए आसान बना दिया है। कैसे? हम जो आपको बुक दे रहे हैं ये अलग अलग कैटेगरीज की दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग किसी भी चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तो हम क्या होता है उसका हमने एक ऐसी बुक निकाल दी जिसमें आपके सारे ही चैप्टर के एक्सप्लेनेशन रहेंगे, अर्थात हमारी एक हो जाएगी थ्योरी बुक। फिर उसके बाद हम करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तो एक बुक हमारी हो गई एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक। फिर उसके बाद हमने एमसीक्यूज़ किए, तो एक एमसीक्यूज़ बुक हो गई। एक हमने किया कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, तो एक हो गई कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। हम सैम्पल पेपर करते हैं, तो एक बुक हमारी सैम्पल पेपर की सॉल्यूशन बुक हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज की बुक आपके लिए रेडी कर दी गई है। बस अब है आपको प्राप्त कर कर पढ़ाई करना। अब ये आप सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम प्राप्त कैसे करें, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए। सबमिट करेंगे जब, तो हमारा एक टीम मेंबर जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेगा इस बुक्स के रिकॉर्डिंग। तो बस आप बुक्स भी प्राप्त करिए और पढ़ाई को आसान बनाइए। ये तो हो गई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम आपके लिए लेकर आए थे। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पर। आज का वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर फॉर क्लास 3rd to 12th ऑल सब्जेक्ट्स। वो भी क्या है 100% फ्री। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट पेपर हैं ये आपको 100% फ्री मिल रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट के और हर सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के आपके लिए टेस्ट पेपर हम लेकर आ रहे हैं। अब ये टेस्ट पेपर जो है ये जो आपके इसको पहले आपको एक दो दिन पहले आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चूंकि हम ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर चुके थे, अच्छे से पढ़ चुके होते हैं, तब ये टेस्ट पेपर लेकर हम आ रहे हैं। तो जब आपको ये पीडीएफ मिल जाए तो आप इसको तुरंत ही सॉल्व करके रख लीजिए, क्योंकि उसके बाद हम ये सोल्यूशन वीडियो लेकर आपके लिए आ जाएंगे। अब इस टेस्ट पेपर में आपके पास में दो तरीके से प्रश्न रहेंगे, जिस फॉर्मेट में हमारे टेस्ट या एग्ज़ाम में या रिवीजन में पूछे जाते हैं उस तरीके से। जैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बस इसी मेथड में सारे ही हमारे पास सारे सब्जेक्ट के और सारे ही चैप्टर के इसी पैटर्न में हम आपके लिए यहाँ पर प्रश्न रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और सब्जेक्टिव भी रहेंगे, दोनों ही तरीके के। तो चलिए अब करते हैं। अब आज का सवाल ये उठता है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी क्लास है। सब्जेक्ट तो आपको पता है कि जैसा कि हम हिंदी पढ़ाते हैं। अब आ जाती है क्लास, तो चलिए क्लास भी देख लेते हैं कौन सी है। तो क्लास है हमारी 12th हिंदी कोर की। हमारी बुक है आरोह भाग 2। इसके गद्य खंड का 12वां अध्याय है बाजार दर्शन। तो हमने यहाँ जाना था कि बाजार हम सब पर किस तरीके से जादू चलाता है और कैसे हम इसके जादू को बच सकते हैं। तो इसके कई उदाहरण लेखक ने इसमें प्रस्तुत भी किए थे। हमने बहुत अच्छे से ये पार्ट पढ़ा और समझा है। तो इस पार्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज और आपके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन सभी कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जब हम अच्छे से पार्ट समझ चुके हैं तो टेस्ट से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। तो आपके पास जो टेस्ट पेपर आया हुआ है आपने अभी तक सॉल्व कर दिया होगा, बस आपको अब आंसर्स मैच करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो गद्यांश, पहला गद्यांश हमारे पास में है। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह से काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसे हालात में जादू का असर खूब होता है। यानी कि जेब में अच्छा पैसा हो और हमने डिसाइड ना किया हो कि हमें क्या लेना है और हम बाजार पहुंच जाएं, तब इस कंडीशन में ये जादू हमारे सर चढ़कर बोलता है। जेब खाली पर मन भरा हो तो भी जादू चल जाएगा। मतलब हमारी जेब में ज्यादा पैसा नहीं है और मन अगर भरा नहीं है तो भी ये जादू कहीं ना कहीं चलेगा।
कुछ ना कुछ करके हम थोड़ी बहुत चीजें खरीद ही लेते हैं। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कही हुई उस वक्त जेब भरी, और अगर कहीं जेब भरी है तब तो फिर वह मन किसी की मानने वाला नहीं। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी की पता चला कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती है बल्कि खलल ही डालती है। अर्थात जब हम उस जादू में पड़ के चीजें खरीद के लेकर घर आ जाते हैं और तब हम ये देखते हैं कि हम तो ऐसी बहुत सी चीजें ले आए तो जो बेफालतू थी, हमारे किसी काम की नहीं थी। अर्थात तब हमें समझ में आता है कि हमने फालतू में पैसे खर्च कर दिए। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर से मिल जाती है, पर इससे अभिमान की गिल्टी और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो मुलायम रेशम के स्पर्श के कारण क्या वह जकड़ कम होगी? तो इन्होंने बोला कि अगर आपको वो जादू पकड़ता है और वो भी रेशम की डोरी से पकड़ता है तो वो जकड़ी तो है, चाहे रेशम की डोरी से बांध लो, चाहे नायलॉन की डोरी से बांध लो, चाहे ये सूत की डोरी से बांध लो, जकड़ ही होती है। तो यहाँ पर भी जो हम बाजार में जाकर जो जादू में जकड़ जाते हैं और सामान खरीद लेते हैं तो वो कैद हमारे लिए बाद में पछतावे का कारण ही बनती है। तो ये रहा हमारा गद्यांश। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम बताइए। तो जैसे कि आपको पाठ का नाम तो पता ही है कि बाजार दर्शन, तो लेखक हैं हमारे जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ ऑप्शन गा एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 2, लेखक के अनुसार बाजार के जादू की क्या मर्यादा है? भाई हर जादू की अपनी एक मर्यादा होती, किस किस पे ज्यादा वो असर करेगा। तो क्या मर्यादा है? वह केवल उन लोगों पर असर करता है जिसके मन खाली होते हैं। वह केवल उन लोगों पर असर करता है जो वस्तु खरीदने आते हैं। वह केवल अमीर लोगों पर असर करता है, वह केवल गरीब लोगों पर असर करता है। तो बाजार के जादू की मर्यादा है कि वह केवल उन लोगों पर असर करता है जिनके मन खाली हो। अर्थात हम बाजार पहुंच जाएं और हमने सोचा ना हो कि हमें क्या खरीदना है, उस कंडीशन में ये जादू हमारे सिर चढ़कर बोलता है। अब आ गए प्रश्न संख्या 3 पे। गद्यांश के अनुसार बाजारवाद को बढ़ावा कौन देता है? कौन देता है बाजारवाद को? मन का खालीपन, मन का भरा होना, जेब का खालीपन या धन का अधिक होना। तो गद्यांश जो बाजारवाद को बढ़ावा देता है वो है मन का खालीपन। अर्थात जब हमारा मन खाली होगा तब ये जादू सर चढ़कर बोलता है। बाजार का जादू उतरने पर क्या पता चलता है? जब बाजार का जादू उतर जाता है तब हमें क्या एहसास होता है? आकर्षक चीजें उपयोगी होती हैं। आकर्षित करने वाली चीजें हमारे जीवन में महत्व नहीं रखती। आकर्षित करने वाली चीजें स्वाभिमान को बचाती हैं। आकर्षण ही व्यक्ति को जीना सिखाता है। और जब ये जादू उतरता है तब क्या होता है? तब हमें एहसास होता है कि आकर्षित करने वाली चीजें हमारे जीवन में महत्व नहीं रखती। मतलब हम जिसके अट्रैक्शन में फंसकर उसे परचेज करके लेकर आए हैं और तब हम घर में आके देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती, यानी कि हमारे जीवन में महत्व रखती ही नहीं हैं। प्रश्न संख्या 5 है, बाजार की जादू के आकर्षण की तुलना किससे की गई है? धन से, चुंबक से, रेशमी डोरी से या सवारी से? तो किससे की गई है? वो है चुंबक से की गई है। जैसे चुंबक लोहे पे कार्य करता है वैसे ही बाजार का जादू उन लोगों पे काम करता है जिनके मन खाली होते हैं। अब आ गए हम दूसरे गद्यांश पे। देखिए क्या है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। ये काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने से ज्यादा पैसे नहीं कमाए। चूरन उनका आस पास सरनेम है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुण पकड़ लेते हैं और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। मतलब अगर वो बिजनेस करने के तरीके को जान गए होते तो आज खुशहाल नहीं, बहुत पैसा होता, क्योंकि उनका चूरन बहुत फेमस है और इसी के नाम से वो आस पड़ोस में जाने भी जाते हैं। क्या हुआ उनके पास ना होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह ना उसे थोक में देते हैं ना व्यापारियों को बेचते हैं।
पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते, बंधे वक्त पर आसानी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो गई। तो भगत जी क्या करते थे, वो किसी को ऐसा नहीं था कि व्यापारी को दे दिया कि बेच दो, वो सिर्फ 6 आने का चूरन बेचते थे और उसके बाद जो भी उनका चूरन बचता था उसे फ्री में बांट दिया करते थे। मतलब 6 आने से ज्यादा उन्हें दिन में नहीं कमाना है, ये चीज उन्होंने डिसाइड करके रखी थी। अब इस पर प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? अब ये किस पाठ से लिया गया? भक्तिन, काले मेघा पानी दे, बाजार दर्शन या नमक। आप सभी को पता है किससे लिया गया है, बाजार दर्शन से लिया गया है। नेक्स्ट है, चूरन बेचने वाले का स्वभाव कैसा था? संतोषी, स्वार्थी, गंभीर या अहंकारी? तो कैसा स्वभाव है? उनका स्वभाव है संतोषी, यानी कि जितना उनको मिल गया वो उसी में संतोष करते। वो और कमा सकते थे लेकिन वो कमाते नहीं हैं। चूरन शीघ्र बिक जाने का क्या कारण था? उनका चूरन बहुत जल्दी बिक जाता था। कारण क्या था? चूरन बेचने वाले की जान पहचान, चूरन की गुणवत्ता, चूरन के मूल्य का कम होना या चूरन की मांग। तो तुरंत बिक जाने का कारण था चूरन की गुणवत्ता, अर्थात वो बहुत ही अच्छा चूरन हुआ करता था इसलिए। चूरन खरीदने वालों की उत्सुकता का क्या कारण बताया गया है? जो चूरन खरीदने वाले आते थे उनकी उत्सुकता का कारण क्या था? भगत जी के प्रति उनकी सद्भावना, भगत जी की बालकों को मुफ्त में चूरन बांटने की प्रवृत्ति, भगत जी का व्यापारी स्वभाव या भगत जी का अधिक पुराना व्यापारी होना। तो इसका कारण ये था कि भगत जी के प्रति उनकी सद्भावना, यानी कि वो सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे, इसलिए उनके चूरन को खरीदने में सभी विश्वास रखते थे और जो है आते भी थे खरीदने के लिए। भगत जी सदैव किस नियम पर डटे रहते थे? कौन सा नियम था जिस पर वो हमेशा डटे रहे? कम चूरन बेचना, बाजार का मोल भाव ना करना, 6 आने से अधिक का चूरन ना बेचना, बच्चों को कम कीमत पर चूरन बेचना। तो उनका नियम क्या था? वो था 6 आने से अधिक का चूरन नहीं बेचना, यानी कि वो चाहे जितना चूरन लेकर बाजार में आए और अगर 6 आने उन्होंने कमा लिए तो उसके बाद जितना चूरन बचता था वो बेचते नहीं थे, वो सिर्फ बांट देते थे। तो इस प्रश्न के साथ हमारा यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हुए। अब हमारे पास में आ रहे हैं वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इनको ध्यान से करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, लोगों से बाजार क्या कहता है? जो लोग बाजार पहुंचते हैं उनसे बाजार क्या की अपेक्षा करता है, क्या कहता है उनसे? बाजार लोगों से कहता है कि आकर मुझे लूटो। बाजार चाहता है कि व्यक्ति सब कुछ भूलकर उसे देखे। उसकी चमक दमक केवल ग्राहकों के लिए है। ग्राहक बाजार की ओर जाने लगता है और अनावश्यक वस्तुएं भी खरीद लेता है। बाजार को केवल ग्राहक की खरीदारी से ही मतलब है। तो क्या होता है, बाजार सजा ही किस लिए? हम वहां पर आए, खरीदें, और खरीदे क्या मतलब लूटे। आपके पास जितना पैसा है बस आप खर्च करके उसको लूट लीजिए किसी तरीके से, और कोई मतलब नहीं है। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि बाजार जो है ना सिर्फ आपसे कहता है आइए मुझे लूटिए, जितना लूट सकते हैं लूटिए और यहाँ पर आकर सब कुछ भूल जाइए। तो यहाँ पर लोग सिर्फ लूटने के लिए आते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, लोभ के विषय में लेखक के क्या विचार हैं? लोभ यानी कि लालच के बारे में लेखक क्या कहते हैं? लोभ के कारण ही व्यक्ति आकर्षण में फंसता है। लोभ के कारण मन की इच्छाएं पैदा होती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदना, बाजार में घूमने की इच्छा का पैदा होना और नए जमाने की नई नई वस्तुओं का संग्रह करना इत्यादि। इस प्रकार बाजार में मांग उत्पन्न होती है। यह लोभ मनुष्य को अंधा कर देता है। मतलब देखिए, आप जाएंगे बाजार में तो प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है, क्वालिटीज ब्रांड्स की कमी नहीं है। अब आप जितना खरीदते जाइए आपके पास उतना इकट्ठा होता जाएगा। तो हमारे खरीदने का कारण क्या है? हमारा लालच। हम ये कह रहे हैं अरे ये ब्रांड बहुत अच्छा है, ये डिज़ाइन बड़ी अच्छी, ये डिज़ाइन बड़ी अच्छी है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? खरीदते जाएंगे खरीदते जाएंगे। अब खरीदने का मेन कारण क्या है? वो है लालच। तो हम बाजार में आकर लोभ के कारण ही इन सारी चीज़ों के ऊपर आकर्षित होते हैं और इनको खरीद लेते हैं। बाजार दर्शन से आप क्या समझते हैं? ये पाठ हमने पूरा पढ़ा है, अब इससे आपको क्या समझ में आता है ये आपको लिखना है।
पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है हमें। बाजार दर्शन से लेखक का आश्रय है बाजार के बारे में विवरण, जैसे बाजार में क्या क्या मिलता है, बाजार लोगों को क्यों आकर्षित करता है, बाजार के आकर्षण से बचने के क्या क्या उपाय हैं, बाजार के गुण दोष का वर्णन, बाजार की सार्थकता इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी देना, बाजार के लाभ व हानि के बारे में रोचक ढंग से बताना आदि इसमें शामिल है। तो बाजार दर्शन का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि हम पूरी तरीके से बाजार को समझते हैं कि बाजार में क्या क्या चीजें हैं, हम कैसे फंसते हैं, हम कैसे फंसने से बच सकते हैं, कैसे हम संयमी रह सकते हैं। तो सब कुछ हमने इस पाठ में समझा है और यही चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे। बाजार को सार्थकता देने का क्या आश्रय है, यह कौन कर सकता है? तो बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति देता है जिसका मन भरा होता है। अर्थात हम वहां पर जाएं और हम जो चीज चाहें हम सिर्फ उतना ही खरीदें, हम वहां के लोभ या लालच में पड़कर अननेसेसरी की परचेजिंग ना करें। तो यहाँ पर क्या है, बाजार को सार्थकता वे ही व्यक्ति दे सकते हैं जो ये जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, वे क्या चाहते हैं अर्थात उनका मन भरा है और उन्हें बाजार में से अपने लिए कौन सी आवश्यक वस्तु लेनी है। ऐसे व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं और बाजार की सार्थकता इसी में है कि वह लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करे। समझदार ग्राहक ही बाजार को सार्थकता देता है। मतलब बाजार को सही मायने कौन देता है? भाई बाजार किस लिए है? सामान तो बेइंतहा है, लेकिन हमें वहां जाकर अपनी मर्जी का सामान खरीदना है। ये नहीं कि हम बाजार पहुंचे और ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, तो वो बाजार को सार्थकता नहीं दे रही है, वो तो हम बाजार हमको लूट रहा है। बाजार को सार्थकता उसने दी जिसे हमें पता है कि हम बाजार जाएं, हमें ये खरीदना है, हमें ये खरीदना, ये खरीदना, और वो खरीद के हम वापस चले आए, बस फालतू की एक चीज भी ना खरीदे। तो वही व्यक्ति क्या होता है, बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाजार दर्शन पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। तो कैसे बनाती है? वो हमें बनाती है आकर्षण, यानी कि वहाँ जो इतना चकाचौंध सब कुछ सजावट होती है, ये उसके आकर्षण में हम फंस जाते हैं और हम गुलाम हो जाते हैं, और उसी गुलामी के कारण हम बहुत सी चीज़ों को खरीद भी लेते हैं। बाजार में हजारों तरह की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इन वस्तुओं में गहरा आकर्षण होता है। इनमें से अनेक वस्तुओं की आवश्यकता ना होने पर भी खरीदने को मन करता है। यही बाजार की जादुई ताकत होती है जो व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेती है। व्यक्ति बाजार में जाकर वहां की चकाचौंध में खो जाता है तथा अनेक आकर्षक वस्तुओं को खरीदना चाहता है, और यही हमारी गुलामी का कारण भी बन जाती है, वहां का आकर्षण। प्रश्न संख्या 16 है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि पैसे की पावर का रस किन दो रूपों में प्राप्त होता है। पैसे का पावर हमें कैसे प्राप्त होता है? ये रस जब हम बाजार में चीज़ों को खरीदते हैं तब हमें ये आनंद आता है ना। तो वही है, पैसे की पावर का असली रस परचेजिंग पावर में है। परचेजिंग यानी खरीदने की ताकत में है। पैसे की पावर से खरीदे गए मकान, संपत्ति दूर से ही दिखाई पड़ते हैं। दूसरे संयमी लोग पैसे की बचत करके पैसे की पावर का रस प्राप्त करते हैं। तो कुछ लोग तो क्या होते हैं, अपने पैसे को खर्च करके संपत्ति बनाते हैं, एक वो होता है। दूसरा क्या है, अपने पैसे को जो है बचाकर उस रस का आनंद लेते हैं। पैसा इकट्ठा होने पर हम आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग भी कर सकते हैं और हमें किसी से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब हम अपने पास पैसा इकट्ठा करके रखते हैं तो क्या होता है, हम उसका आनंद प्राप्त करते हैं, और जब हमें समय पड़े तो हमें दूसरे से मांगना नहीं पड़ता और जमा किए गए पैसे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, परचेजिंग पावर से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। परचेजिंग पावर यानी कि खरीदारी की ताकत, ये कब आती है? जब हमारी जेब भरी हो, अर्थात हमारे पास में पैसा हो। परचेजिंग पावर का अर्थ है पैसे की वह पावर जिससे आप कभी भी महंगी से महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं। मॉल की संस्कृति, सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति सभी परचेजिंग पावर के चलते हैं। मतलब मॉल में देखिए इतनी महंगी से महंगी चीजें लगी हैं, ये सब किस लिए वहां पर है? लोगों के पास परचेजिंग पावर है तभी तो ये सारी चीजें वहां सुशोभित हैं और हम उनको खरीदते हैं। माल की संस्कृति में लगभग सभी प्रकार की वस्तुएं एक ही स्थान पर ऊंची कीमतों में मिल जाती हैं। ग्राहक भी धड़ाके वर्ग के होते हैं, अतः वह महंगी कीमत पर भी सामान खरीदने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए परचेजिंग पावर का असली रूप तो मॉल्स में ही दिखाई देता है। तो परचेजिंग पावर कहाँ, जहाँ इतनी महंगी वस्तुएं इतनी तरह तरह की लगी होती हैं तब भी हम खरीदते हैं। तो हमारी परचेजिंग पावर का असर वहीं पर दिखाई देता है।
प्रश्न संख्या 18 है, क्या कारण है कि लेखक ने पैसे को ही पावर कहा है? क्या कारण है पैसे को ही वो पावर कह रहे हैं? क्योंकि भाई ये वो पावर है जिससे हम सभी चीजें खरीद सकते हैं, है ना। तो क्या लेखक ने पैसों को ही वास्तविक पावर बताया है? क्योंकि इससे ही व्यक्ति वस्तुएं खरीद सकता है। पैसे की क्रय शक्ति के कारण ही हम अपनी आवश्यकताएं एवं इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अब पैसा नहीं होगा तो क्या हम अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे? अपनी नीड्स, इच्छाएं तो जाने दीजिए, अपनी नीड्स भी हम पूरी नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो। पैसे के अभाव में व्यक्ति को मन मारकर संसार में रहना पड़ता है। इसीलिए लोगों के पास यदि अत्यधिक पैसा होता है तो वे गर्व महसूस करते हैं। इसी कारण लेखक ने पैसे को पावर कहा है। भाई देखिए, पैसा नहीं है तो हम अपनी आवश्यकताएं नहीं पूरी कर सकते, इच्छाएं नहीं पूरी कर सकते। लेकिन जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है उसके पास ये गर्व भी होता है, सुकून भी होता है कि वो सिक्योर है। तो इसीलिए क्या होता है, पैसा होते ही हमको पावर महसूस होने लगता है, हमें निश्चिंतता आ जाती है कि भाई ठीक है, हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, मूक आमंत्रण से किस प्रकार की चाह जगती है? उस चाह में आदमी क्या महसूस करने लगता है? मूक आमंत्रण मतलब जहां पर बोलकर आपको ना बुलाया जाए। और ये आमंत्रण हमें कौन देता है? ये आमंत्रण हमें देता है बाजार का आकर्षण। तो क्या है, मूक आमंत्रण से बाजार अपने आकर्षण से ग्राहकों को अपनी ओर खींचता है। तो मूक आमंत्रण क्या होता है? यानी कि बिना कुछ बोले जो है वो अपनी सजावट से बाजार ग्राहकों को अपनी तरफ खींचता है। देखिए, हम जब परचेजिंग करने जाते हैं, आप सभी जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो मार्केट में जो दुकान सबसे अच्छी सजी होती है हम उसी के अंदर घुसते हैं, होता है ना। तो ये क्या है, ये आंखों के जरिए काम करने वाला आकर्षण है। यानी कि सजावट देखकर हमारे अंदर आकर्षण पैदा हुआ और तब हम उस बाजार के अंदर गए। तो वो क्या था, सजावट के कारण वो दुकान हमें बिना कुछ बोले अपनी तरफ आमंत्रित कर रही है। इस आमंत्रण से व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो वस्तुएं हैं वे उसकी आवश्यकता के अनुसार कम हैं, अतः वह और वस्तुएं खरीदने का विचार करने लगता है। वह महसूस करने लगता है कि उसे बाजार जाकर और सामान खरीदना चाहिए। अतः मूक आमंत्रण से वह और अधिक वस्तुओं को की कामना करने लगता है। तो मूक आमंत्रण कहना मतलब हमें लगता है कि अरे यार, हमारे पास तो इतनी अच्छी चीज है ही नहीं, तो हमको खरीदना चाहिए, और हम वहां पहुंच जाते हैं और सारी चीजों को खरीद लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, बाजार का जादू किस प्रकार हमें आकर्षित करता है? इसकी जकड़ से बचने का सीधा सा उपाय क्या है? इसके आकर्षण करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई हमारा मन खाली होता है, जेब भरा होता है और ये आकर्षण हमें अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन इससे बचने का सीधा उपाय है कि जब भी हम बाजार जाएं हमारा मन भरा हो। तो मन भरा होने का तात्पर्य यह है कि बाजार जब हम जाएं तो हमारे हाथ में एक लिस्ट होनी चाहिए जिसके अनुसार हम सारी चीज़ों को खरीद सकें। मतलब बाजार जाइए तो कम से कम 7-8 चीज़ों की लिस्ट बनाइए कि हमें ये खरीदना, हमें ये खरीदना, ये खरीदना, ये खरीदना। हम उसी में उलझे रह जाएंगे और हमारी जेब जब वहाँ खाली हो जाएगी तो ये बाजार का जादू हमारा, मतलब हमारा टारगेट डिसाइड है कि हमें आज ये कपड़े खरीदने हैं, हमें ये खरीदना है, हमें ये खरीदना है, ये खरीदना, वो खरीद के हम घर आ जाएंगे और तब ये जादू हम पर असर नहीं कर पाएगा। बाजार का जादू चढ़ता है तब हम भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं, फिर चाहे वे हमारे काम की हो या ना हो। मन खाली होने पर बाजार की अनेक चीजों का निमंत्रण हम तक पहुंच ही जाता है। मन खाली होना अर्थात जब हम बिना कुछ डिसाइड किए बाजार पहुंच जाते हैं, तब क्या है, ये बाजार हमें निमंत्रित करता है और हम फालतू की चीजें खरीदते चले जाते हैं। परंतु जब ये जादू उतरता है तो पता चलता है कि फैंसी चीजें आरामदायक नहीं है बल्कि वे बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। तो हमें जब ये जादू, हम सारा सामान खरीद के घर पहुंचते हैं तब हमें समझ में आता है ये सामान हमने क्यों खरीदा, इसका तो कोई काम ही नहीं था। हाँ, इससे मन को थोड़ी देर के लिए संतुष्टि अवश्य मिल जाती है। इसकी जकड़ से बचने के लिए सरल उपाय है कि आप बाजार में जब भी जाएं जब आपको अपनी आवश्यकता पूर्ण ज्ञान हो, अन्यथा आप फिर बाजार के जादू में फंस जाएंगे। कहने का मतलब जब हम बाजार जाएं तो हमें पूरी तरीके से पता हो कि हमारी आवश्यकता क्या है, हमें खरीदना क्या है, अर्थात एक तरीके से हमारा मन भरा हो, हमें पता हो कि हम बाजार में क्या खरीदने जाएं। और अगर इस कंडीशन, अगर हमने कुछ भी सोचे बगैर हम बाजार चले गए तो क्या होगा, हम वहां के जादू में फंस जाएंगे और फालतू की चीजों को हम खरीद लेंगे। तो इस प्रश्न के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर फटाफट हमने करा दिया। तो इसी तरीके से टेस्ट पेपर्स को आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है। इससे देखिए क्या होगा,
एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो सुधरेंगी। तो आप एक टाइम लिमिट, क्योंकि हमारे जो पेपर्स होते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, वो अपनी एक टाइम लिमिट में होते हैं। तो जब हम ये सारा काम एक फटाफट टाइमिंग में करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा समय जो है बच जाएगा एग्ज़ाम के दौरान। तो इसीलिए ये एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस है आपके एग्ज़ाम या टेस्ट के लिए, कि आपकी स्पीड बढ़ सके, आपकी गलतियों में सुधार हो सके, और आप चैप्टर को समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, इसको भी आप अच्छी तरीके से जान लेंगे। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप फिर से इस चैप्टर के वीडियोस देख सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया आज का हमारा वीडियो, फटाफट हमने आपको चैप्टर बता दिया। तो अब मैग्नेट बेन्स आपके लिए लेकर आया है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। ये बुक्स जो है हमने आपको अलग अलग कैटेगरीज में तैयार करके दी हैं आपकी सुविधा के लिए। जैसे कि हम पढ़ते हैं थ्योरी, यानी कि हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो एक बुक हमारी हो जाएगी थ्योरी बुक। उसके बाद हम एनसीईआरटी सोल्यूशन करते हैं तो एक बुक हमारी एनसीईआरटी सोल्यूशन बुक हो गई। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में हमारे पास में बुक है। इन्हें प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, उसे फिल करिए, सबमिट करिए। हमारा एक टीम मेंबर जल्द ही आपसे इस बुक के रिगार्डिंग बात करेगा। बुक प्राप्त करिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।